बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को कवर कर लिया था। तो हमने कहा था कि प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म जिसके अंदर पीटीएच के लेवल ज़्यादा होता है, प्राइमरी में भी जो आपको क्या कॉज देखने को मिलता है, एडिनोमा 95% या 90% केसेस के अंदर एडिनोमा वो भी स्पोरेडिक वैरायटी का होता है। इसके बाद फैमिलियल है जिसके अंदर मसला मैन 1 to 4 के अंदर होता है। ओके, अब इस वीडियो के अंदर हम कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजी को कवर करने वाले हैं और मॉर्फोलॉजी को हम बुक से ही हाईलाइट करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पैराथायरॉयड की इससे पहले वाली वीडियोस भी अच्छी लगी हो, तो आपने क्या करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है। ठीक हो गया। तो इनके मॉर्फोलॉजी को कवर कर लेते हैं। स्पेसिफिकली प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में तो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलती है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में, वो किस वैरायटी की होती है, पहले मैं फोकस कर लेता हूँ। ओके, तो आपको पता है कि प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म के 3 मेजर कॉजेज़ होते हैं। पहला कॉज क्या होता है, एडिनोमा, दूसरा कॉज होता है प्राइमरी हाइपरप्लेजिया और तीसरा कॉज होता है पैराथायरॉयड कार्सिनोमा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैराथायरॉयड एडिनोमा को देख लेते हैं। ठीक है, पैराथायरॉयड एडिनोमा को कवर कर लेते हैं। एडिनोमा का क्या मतलब होता है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा बिनाइन ट्यूमर जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू जैसा बिहेव करे या ग्लैंडुलर सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, उसको एडिनोमा बोलते हैं। मेनली जो पैराथायरॉयड एडिनोमा होता है, पहला जो कीवर्ड आपने नोट करना है वो होता है सोलिटरी। ठीक है, सोलिटरी स्पेसिफिक होता है, उसी पार्ट के स्पेसिफिक देखने को मिलता है, सोलिटरी होता है। ठीक हो गया। तो पहला वर्ड आपने नोट करना है सोलिटरी। नोड्यूल देखने को मिलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो सोलिटरी नोड्यूल्स होते हैं। ओके, और ये जो पैराथायरॉयड के जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो एडिनोमा होता है वो थायरॉयड ग्लैंड के क्लोज प्रॉक्सिमिटी के तौर पे भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि थायरॉयड के पीछे पैराथायरॉयड है, तो वो एडिनोमा थायरॉयड को भी कवर कर सकता है। या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो एक्टोपिक साइड के ऊपर होता है। तो एडिनोमा क्या होता है, नॉर्मली जैसे सोलिटरी होता है, वो थायरॉयड के क्लोज हो सकता है या फिर वो थायरॉयड से बहुत दूर हो सकता है। और इस केस के अंदर हम इसको बोले कि एक्टोपिक, जो कि नॉर्मल नेक के अंदर ना हो बल्कि कहीं और के अंदर हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये मीडिया स्टैनम के अंदर हो तो इस एब्नॉर्मल पोजीशन को बोलते हैं एक्टोपिक, बोलते हैं एक्टोपिक। चूंकि ये क्या है, बिनाइन ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक जगह पे लोकलाइज्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, रेडिश ब्राउन नोड्यूल्स होता है, उनको कवर करने वाला प्राइमरी कैप्सूल होता है। ठीक हो गया, प्राइमरी कैप्सूल होता है। अब जो पहला तो पैराथायरॉयड एडिनोमा होता है, जो उसका कॉज होता है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का। दूसरा मेजर कॉज होगा वो है प्राइमरी हाइपरप्लेजिया। ठीक है, प्राइमरी हाइपरप्लेजिया। और जो तीसरा कॉज होगा वो होगा पैराथायरॉयड कार्सिनोमा। ठीक है, पहले हम इनको लिख भी लेते हैं। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया का मतलब है सेल का नंबर बढ़ गया है। तीसरा जो हमारा होगा वो है पैराथायरॉयड कार्सिनोमा। ठीक है, पैराथायरॉयड कार्सिनोमा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्राइमरी हाइपरप्लेजिया और पैराथायरॉयड एडिनोमा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए करेंगे कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो ग्लैंड होता है एडिनोमा से बाहर, वो नॉर्मल साइज़ का होगा या श्रंकन होगा। क्यों? क्योंकि जो फीडबैक इनहिबिशन होती है कैल्शियम से, उसको सप्रेस कर देगी। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ऐसा जो एरिया जो एडिनोमा का शिकार नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायग्राम ड्रा करते हैं, सपोज ये वाला एक पैराथायरॉयड है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये कैंसरस एडिनोमेटस पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल, तो नॉर्मल वाला पार्ट क्या होगा, वो पार्ट श्रंकन होगा। ठीक है, या नॉर्मल साइज के अंदर भी हो सकता है। इसकी वजह ये है कि जो एडिनोमा वाला पार्ट होता है वो पीटीए ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा और ये नॉर्मल वाले पार्ट को श्रिंक करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। तो इस केस के अंदर पैराथायरॉयड एडिनोमा के अंदर वो वाला पार्ट जो एडिनोमा से बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वह श्रंकन या नॉर्मल भी हो सकता है साइज का। मेन कॉज क्या हो सकता है, फीडबैक इनहिबिशन की वजह से। ठीक हो गया। मैक्रोस्कोपिकली देखे तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, पॉलीगोनल सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, टिपिकली बिनाइन ट्यूमर, जो बिनाइन ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, पॉलीगोनल चीफ सेल्स होते हैं। ठीक है, चीफ सेल्स होते हैं। आपको पता है कि जब पैराथायरॉयड के अंदर चीफ सेल्स होती है, ऑक्सीफिल सेल्स होती है। ठीक हो गया। ओके, और जो चीफ सेल आपको पॉलीगोनल सेल देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा स्मॉल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, कुछ आपको ऑक्सीफिल न्यूक्लियस भी देखने को मिलते होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑक्सीफिल सेल का भी एडिनोमा हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीफिल एडिनोमा। ठीक है, तो ये वाला जो एडिनोमा होता है, कहते हैं कि जो थायराइड के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हार्टथली सेल, उनके एडिनोमा को रिजेंबल करता है। लेकिन ये वाला कौन सा होता है, ये ऑक्सीफिल का एडिनोमा होता है। नॉर्मली ऑक्सीफिल का फंक्शन क्या होता है, एक चीफ सेल है, दूसरा ऑक्सीफिल सेल है। चीफ सेल नाम से लग रहा है कि इन्होंने हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला होता है, लेकिन जो ऑक्सीफिल सेल ऐसे सेल होते हैं जिनकी सिक्रेटरी एक्टिविटी तकरीबन खत्म हो चुकी होती है। इनके अंदर कोई सिक्रेटरी ग्रैन्यूल नहीं होता, अगर होता है तो बहुत थोड़ा होता है, जिसकी वजह से सिक्रेशन यहाँ पर जरा से भी नहीं होती। ठीक हो गया। इसके बाद है प्राइमरी हाइपरप्लेजिया। प्राइमरी हाइपरप्लेजिया, ठीक है, ये स्पोरेडिक भी हो सकता है, फैमिलियल भी हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, 1
ठीक है, 4 पेयर होते हैं, थायरॉइड के पोस्टीरियरली पड़े हुए होते हैं 4, तो इन चारों को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब कहते हैं कि हाइपरप्लेजिया और एडिनोमा को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक पॉइंट आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो चारों के चारों होंगे, ठीक है, उनका हाइपरप्लेजिया देखने को मिल सकता है। लेकिन इस केस के अंदर क्या था, जो नॉर्मल वाला पार्ट श्रंकन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वाला पार्ट वो भी ज़्यादा साइज़ के अंदर बढ़ सकता होता है, ठीक हो गया? ओके। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल काफ़ी ज़्यादा होते हैं हाइपरप्लेजिया वाले केस के अंदर। अब नेक्स्ट है पैराथायरॉइड कार्सिनोमा। पैराथायरॉइड कार्सिनोमा, अब कार्सिनोमा है, वैसे कार्सिनोमा का वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? कार्सिनोमा का वर्ड यूज़ होता है किसके लिए? मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए, और वो भी एपिथेलियम के लिए, ठीक है। वैसे कहते हैं कि इनको डिफरेंशिएट करना वैसे काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक हो गया। बाकी डायग्नोसिस और दूसरी चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ जाता हूँ, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो पहला प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या-क्या होती है, ठीक है? तो पहले हम उसको देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। कुछ होती है एसिम्प्टोमेटिक होती है और कुछ होती है सिम्प्टोमेटिक प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ठीक है। तो हम पहले दोनों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक है और दूसरा होता है सिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। ओके, अब पहले हम प्राइमरी को कवर कर लेते हैं। चूँकि आपको पता है कि अगर आपने पैराथायरॉइड ग्लैंड के फंक्शन को चेक करना है तो आप ब्लड के कैल्शियम लेवल को करते होते हो, ठीक हो गया। तो इस केस के अंदर होता ये है कि जो पेशेंट्स होते हैं, इस केस के अंदर पेशेंट को डायग्नोज करने वाला कोई स्पेसिफिक सिम्पटम नहीं होता, लेकिन अगर आप इंसिडेंटली अचानक ही अगर आपने किसी तरह से डायग्नोज कर लिया तो इसी तरह से हो सकता है। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक, जब तक सिम्पटम नहीं आएगा इस तरह डायग्नोसिस कैसे आएगा। लेकिन अगर किसी ने खुदा ना खास्ता या लकीली अगर करवा लिया सीरम कैल्शियम लेवल, तब इसका डायग्नोसिस वगैरह हो जाता होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कॉज होता है किसका? एसिम्प्टोमेटिक हाइपर कैल्सीमिया का। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या-क्या होती है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये होती है स्पेसिफिकली बड़ों के अंदर और अडल्ट के अंदर क्या होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वो पीटीएच के ज़्यादा होने की वजह से देखने को मिलती है। तो क्या होगा, पीटीएच ज़्यादा हो गया तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, यानी सीरम कैल्शियम लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब सारा जो काम होगा वो सीरम कैल्शियम लेवल के ज़्यादा होने की वजह से होगा, और आपको सीरम के कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। और एक बताया था डिस्ट्रॉफिक होती है और दूसरी होती है मेटास्टैटिक होती है। तो यहाँ पर जिस टाइप की कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बोलती है, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है सिम्प्टोमेटिक, ठीक है। सिम्प्टोमेटिक में क्या होगा? सिम्प्टोमेटिक के अंदर आपको सिम्पटम आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बोन्स की रिजॉर्प्शन हो रही है, रीनल स्टोन्स हो सकती है, ठीक है। ओके, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकता है, साइकोटिक मॉन्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे एक टेबल लिखा हुआ है कॉजेस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, कि हाइपरकैल्सीमिया के कॉजेस क्या होते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। तो हाइपरकैल्सीमिया के 2 कॉजेस होती हैं। पहला कि अगर पीटीएच कम होने की वजह से या पीटीएच ज़्यादा होने की वजह से। पहला पीटीएच के ज़्यादा होने की वजह से यानी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। कुछ बातों का ऐसा होता है कि पीटीएच के कम होने की वजह से भी हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। अब उसकी वजह क्या होती है? पहला है हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है। इस केस के अंदर भी, क्योंकि इस केस के अंदर आपको पीटीएच रिलेटेड प्रोटीन या पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पीटीएच जैसा काम करता होता है। विटामिन डी के टॉक्सिसिटी, विटामिन डी ज़्यादा ले लिया, इस केस के अंदर भी ब्लड का कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन है, बोन्स को यूज़ नहीं कर रहे, बोन की रिसॉर्प्शन हो रही है, थायराइड डायूरेटिक्स है, और लास्ट है ग्रैनुलोमेटस डिजीज सार्कोइडोसिस, ये भी पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड प्रोड्यूस करता है। और इस सिंड्रोम को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, ये सिम्प्टोमेटिक क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है इसके अंदर? तो पहला बोन का डिजीज़ और बोन का पेन होगा। इसमें से फ्रैक्चर, हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ओस्टाइटिस फिब्रोसा सिस्टिका हो सकता है। इसके बाद नेफ्रोलिथियासिस हो सकती है, किडनी के अंदर स्टोन्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, नोज़िया, सारे हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हो सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर एब्नॉर्मैलिटीज़ है, वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, कार्डियक मैनिफेस्टेशन के अंदर आयोटिक और माइट्रल वाल्व की कैल्सिफिकेशन वगैरह हो सकती है। वही डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है सिम्प्टोमेटिक की। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की तरफ, ठीक है।
सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब इसके अंदर मसला पैराथायरॉयड ग्लैंड का नहीं होगा, मसला पैराथायरॉयड ग्लैंड से बाहर का पड़ा हुआ होगा और इस केस के अंदर भी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है। और आपको मैंने बताया था कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मेजर कॉज क्या होता है। इसका मेजर कॉज क्या होगा, क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा। तो हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं, प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसके अंदर मेन मसला किसका होगा, क्रॉनिक रीनल फेलियर, थायराइड का नहीं होगा। और आपको पता था कि क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से कैसे हो सकता है। ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है रीनल फेलियर, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरे कॉजेज होते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर मेन है, लेकिन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है या डाइट के अंदर हम कैल्शियम को नहीं ले रहे या स्टीटोरिया हो रहा है, फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, ठीक है, ओके, स्टीटोरिया वगैरह हो सकता है, स्टीटोरिया। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि स्टीटोरिया की वजह से क्या ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्यों हो रहा है सेकेंडरी, इन सब के केस के अंदर क्या होगा, विटामिन डी की क्या डेफिशिएंसी हो जाती है। आपको पता है कि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, अगर फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही तो विटामिन डी की भी नहीं हो पा रही। जब विटामिन डी की नहीं हो रही तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सीरम कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा। जब सीरम कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो पीटीएच को कंपनसेटरी चलाना पड़ता होता है, ठीक हो गया। बाद अगर ऐसा होता है कि अगर ब्लड के अंदर फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो, यानी अगर ज़्यादा फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो सीरम के अंदर तो वो कैल्शियम को चिलेट कर लेगा, फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम कम हो जाएगा। वंस अगेन हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा। इस केस के अंदर भी क्या होगा, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं वो हाइपरप्लास्टिक होते हैं, हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है, ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट होती है, चीफ सेल काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए होते हैं और या वाटर क्लियर सेल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, डिफ्यूज या मल्टीनोडुलर किसी भी टाइप के हो सकते हैं। और फैट सेल काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकती है, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स कहती है कि इसके ज़्यादा सीवियर और ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होते, जिसकी वजह से जो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी वगैरह, वैसे हम लिख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी है, ठीक है, डिस्ट्रॉफी कैल्सिफिकेशन वगैरह को बता रहा है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। कि अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वैसल्स की वॉल के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन, और अगर वैसल डैमेज हो जाएगी तो फिर इस्कीमिया हो जाएगा और नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगी, ठीक हो गया। और ये भी हो सकता है कि जो कैल्शियम है वो स्किन को इस्कीमिक डैमेज प्रोवाइड करे, उस इस्कीमिक डैमेज को बोलते हैं कैल्सीफाइलैक्सिस, कैल्सीफाइलैक्सिस, जिस तरह टैकीफाइलैक्सिस होता है इस तरह कैल्सीफाइलैक्सिस वगैरह भी होता है, ठीक हो गया। ओके, कहते हैं कि मिनॉरिटी होता है पेशेंट के अंदर एक और टर्शियरी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, टर्शियरी वगैरह, ठीक है। और टर्शियरी ये होता है कि जब आप सेकेंडरी को ठीक करते हैं तो बाज़ अगर उसकी वजह से भी आ सकता होता है, सिवियर हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है टर्शियरी की वजह से, लेकिन वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, प्राइमरी हाइपर कैल्सीमिया पढ़ लिया जो कि मोस्ट कॉमन काज होता है एसिम्प्टोमेटिक हाइपर कैल्सीमिया का। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर जो प्राइमरी हाइपर कैल्सीमिया होता है वो स्पोरेडिक पैराथायरॉयड एडिनोमा की वजह से होता है, और लेस कॉमनली हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा। जो पैराथायरॉयड के एडिनोमा होते हैं वो सोलिटरी होते हैं, यानी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर हो गए, जबकि हाइपरप्लेजिया क्या होता है, ये मल्टी ग्लैंडुलर होता है, पूरा बहुत सारे ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता होता है, ठीक है। स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, बोन्स के ऊपर बोन की डिसॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, ओस्टाइटिस फिब्रोसिस हिस्ट्रिका हो जाएगा, ब्राउन ट्यूमर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, किडनी के अंदर नेफ्रोलिथियासिस हो सकती है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो सकती है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं उनको हम ओवरऑल पेनफुल बोन्स, रीनल स्टोन, एब्डोमिनल ग्रोइन और साइकोटिक मॉन्स वगैरह से कवर करते हैं। सेकेंडरी के अंदर मेनली क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। फाइनली उसकी वजह से रिएक्टिव या कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया हो जाती है। जो सिम्प्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया, इसका मेजर कॉज क्या होता है, मैलिग्नेंसी होती है सिम्प्टोमेटिक, जबकि एसिम्प्टोमेटिक वो क्या होता है, वो मेन कॉज होता है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो कि एडिनोमा करवा देता है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हाइपर। अब इसके बाद चलते हैं हम हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपो में आपको क्या देखने को मिलेगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं इसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं हाइपो थायरॉयड पैराथायरॉयडिज्म। तो इसके 1 2 3 4 5 कॉज बना लेते हैं। सबसे पहला कॉज लिख लेते हैं सर्जिकली इंड्यूस या सर्जिकल। दूसरा ऑटो इम्यून। तीसरा हम लिख लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। चौथा हम लिख लेते हैं फैमिलियल आइसोलेटेड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। लास्ट है कॉन्जेनिटल एब्सेंस।
कवर करते हैं लास्ट से कंजेनिटल एब्सेंस, ठीक है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि थाइमिक एप्लेज़िया होता है, थाइमस का एप्लेज़िया होता है, थायरॉइड की एब्नॉर्मैलिटी होती है, या कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट होते हैं, या डाइजॉर्ज सिंड्रोम होता है, 22q11, ये लिख लेता हूँ मैं, 22q11 डिलीशन सिंड्रोम होता है जिसको डाइजॉर्ज सिंड्रोम बोलते हैं, या थाइमिक एप्लेज़िया होता है, तो उनके साथ ही एसोसिएटेड होता है, उसके अंदर ये डेफिशिएंट हो जाती है, ठीक हो गया। ओके, दूसरा आप देख लेते हैं फैमिलियल आइसोलेटेड हाइपोथायरॉयडिज्म, या ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव, ये किसी भी टाइप का हो सकता होता है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर मेन कॉज क्या होता है कि म्यूटेशन होती है उस जीन के अंदर जो पीटीएच को इनकोड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पीटीएच की प्रोसेसिंग सही तरह नहीं हो पाती, तो जो प्रोसेसिंग करवाने वाली जो प्रोटीन है उसके जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। और ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर मेन मसला कहाँ पे आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में मसला कहाँ पे आएगा, प्रोसेसिंग वाली प्रोटीन के अंदर, ठीक हो गया। और ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर मसला क्या आएगा, उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर, GCM2 के अंदर, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इसके अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, किसके अंदर, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के अंदर। आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है, अगर सीरम कैल्शियम लेवल क्या होता है, कम होता है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की स्टिमुलेशन हो जाती है। लेकिन अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आएगी कि अगर कोई कैल्शियम है भी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कैल्शियम को सेंस कर रहा है, यानी अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है सीरम के अंदर, तो ये क्या करवाते हैं, पीटीएच की सिक्रीशन को कम कर देते हैं। लेकिन अगर कोई लेवल को सेंस कर भी नहीं रहे, फिर भी ऐसे ही एक्टिवेट हुए पड़े हैं, तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। ऑटोइम्यून के अंदर क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम बैकफायर करना शुरू कर देगा, और ये किससे एसोसिएटेड होता है, कैंडिडियासिस के साथ एसोसिएटेड होता है, कैंडिडियासिस के साथ, ठीक है। और प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको आप एडिसन डिजीज बोलते हो, ठीक है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम APS1 बोलते हैं। इसके अंदर मसला क्या होता है, म्यूटेशन होती है ऑटोइम्यून रेगुलेटर जीन, ऑटोइम्यून रेगुलेटर, ठीक है, इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। अब लास्ट नहीं बल्कि पहला वाला क्या है, सर्जिकली इंड्यूस्ड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसके अंदर क्या होगा, सर्जिकली अगर हम सारे के सारे चारों के चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड को निकालें, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने थायराइड को निकालना था, थायरॉयडेक्टमी करनी थी, लेकिन इसने चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड को निकाल दिया, तो फिर इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर भी आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यही होगा कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से देखने को मिलती है। तो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, पीटीएच नहीं है तो फिर सीरम कैल्शियम लेवल भी ड्रॉप कर जाएगा, और सीरम कैल्शियम लेवल ड्रॉप कर जाएगा तो फिर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम देख लेते हैं यहाँ से। तो सीरम कैल्शियम लेवल अगर ड्रॉप हो जाता है तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। एक चीज़ तो आपके जहन में आ रही होगी, मैं इस तरह करके बताता हूँ, यह है टेटनी, कार्पोपेडल स्पाज्म, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज साइन भी होते हैं, आपने न्यूरोलॉजिकल वार्ड में पढ़ा होगा, चैपस्टॉक साइन, और दूसरा होता है ट्रोजियो साइन होती है, ठीक है। ये टेटनी को चेक करने के लिए करती है, ठीक है। जो हमारा चॉपस्टिक साइन है, इसमें क्या करते हैं, फेशियल नर्व को टैप करते हैं, जिसकी वजह से मसल्स ऑफ आई, नोज और माउथ की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ट्रोजियो साइन क्या होता है, कार्पोपेडल स्पैज्म होता है, ठीक है, कार्पल स्पैज्म हो जाता है, ठीक हो गया। जब हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर वाला कफ अप्लाई करते हैं इस जगह के ऊपर, ठीक हो गया। तो ब्लड प्रेशर वाला कफ अप्लाई करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर ब्लड फ्लो क्या होगा, कम से कम हो जाएगा, तो कार्पल स्पैज्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रोजियो साइन। और चॉपस्टिक साइन के अंदर फेशियल नर्व को कंप्रेस करती है, ये दोनों साइन होती है टेक्निक को असेस करने के लिए, चॉपस्टिक साइन और दूसरा है ट्रोजियो साइन, ठीक है। ये आपने वर्ड्स वगैरह में पढ़ा होगा। इसके बाद अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, जिसमें क्या होगा, डिप्रेशन हो सकती है, हेलोसिनेशन हो सकती है, ठीक है, इरिटेशन वगैरह हो सकती है। इंट्राक्रेनियल मैनिफेस्टेशन, जिस तरह बेसल गैंग्लिया की कैल्सिफिकेशन वगैरह हो सकती है, पार्किंसन लाइक मूवमेंट डिसऑर्डर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंट्राक्रेनियल मैनिफेस्टेशंस। ओके, इसके बाद ऑक्यूलर डिजीज है, ठीक है, लेंस की कैल्सिफिकेशन हो सकती है, कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, लेंस की कैल्सिफिकेशन है, ओके, और कैटरैक्ट की फॉर्मेशन है। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर क्या हो सकता है, क्यूटी इंटरवल की प्रोलोंगेशन देखने को मिल सकती है, क्यूटी इंटरवल ज़्यादा हो जाता है। और लास्ट डेंटल एब्नॉर्मेलिटीज़ देखने को मिल सकती है, कि जो टीथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी वीक हो जाती है, डिफेक्टिव एनामल फॉर्मेशन होती है, टीथ की वीकनेस हो जाती है, तो डिफेक्टिव एनामल फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये हमने कवर कर लिया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब लास्ट है सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। सूडो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, एंड ऑर्गन के ऊपर रेजिस्टेंस आ जाती है। तो सूडो के अंदर क्या होगा, एंड ऑर्गन, जिस तरह नेफ्रोजेनिक में डायबिटीज इंसिपिडस में होता है कि एडीएच की एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस आ जाती है, तो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और ये एसोसिएटेड होता है दूसरे डिजीज के साथ। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पीटीएच के साथ दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं जो काम करते होते हैं जीएस के साथ, ठीक है, जो जी प्रोटीन कप्पर रिसेप्टर के जरिए काम करते हैं,
तो उनके अंदर मसला आ जाता है, ठीक है, जी प्रोटीन के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, ना सिर्फ पीटीएच बल्कि इसके अलावा एलएच होता है, एफएसएच होता है, ठीक है, और इसके अलावा एलएच है, एफएसएच है, टीएसएच है, इनके फंक्शन भी लॉस हो जाती है क्योंकि तीनों के तीनों जीएस के जरिए काम करते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के जरिए काम करते हैं। तो ये कवर हो गया पैराथायरॉयडिज्म, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि सिर्फ रिवीजन नहीं बल्कि शॉर्ट ओवरव्यू प्रोवाइड किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर अपलोड करूँ, पैथोलॉजी के हवाले से, स्पेशल पैथोलॉजी के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।